लड़कों और लड़कियों के मुआशकों का जिक्र हो रहा था। प्रकाश जो बहुत देर से खामोश बैठा, अंदर ही अंदर बहुत शिद्दत से कुछ सोच रहा था, अचानक फट पड़ा, ये सब बकवास है। 100 में से 99 मुआशके निहायत ही भोंडे, लच्चर और बेहुदा तरीक़ों पर अमल में आते हैं। एक बाकी रह जाता है, उसमें आप अपनी शायरी रख लीजिए या अपनी ये जहानत और ज़खावत भर दीजिए। मुझे हैरत है, तुम सब तजर्बाकार हो, औसत आदमी के मुकाबले ज़्यादा समझदार हो। जो हकीकत है तुम्हारी आंखों से ओझल भी नहीं है, फिर ये क्या हिमाकत है। तुम बराबर इस बात पर जोर दिए जा रहे हो कि औरत को राग़िब करने के लिए नर्म व नाजुक शायरी, हसीन व जमील शक्ल, खुशवज़ लिबास, इत्र, लवेंडर और जाने किस किस खुराफात की ज़रूरत है। और ये चीज़ तो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले आपको तमाम पहलू सोच कर स्कीम बनाने की ज़रूरत है। चौधरी ने जवाब दिया, भाई हर काम करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है। अरे मानता हूँ, मगर इश्क लड़ाना मेरे नज़दीक काम नहीं है। ये एक भाई तुम गौर क्यों नहीं करते? कहानी लिखना एक काम है जिसे शुरू करने से पहले सोचना ज़रूरी है। इश्क को आप काम कैसे कह सकते हैं? ये इश्क घर बनाना नहीं जो पहले आपको नक्शा बनवाना पड़े। ये एक हैवानी तलब है जिसे पूरा करने के लिए हैवानी तरीक़े ही इस्तेमाल करने चाहिए। जब एक कुत्ता कुतिया से इश्क लड़ाना चाहता है तो वो बैठकर स्कीम तैयार नहीं करता। ऐसे ही जब सांड मुँह सूंघ कर गाय के पास जाता है तो उसे बदन पर लवेंडर लगाना नहीं पड़ता। ये एक हैवानी तलब है और बुनियादी तौर से हम सब हैवान हैं। और इश्क व मोहब्बत में, दुनिया की इस सबसे पुरानी तलब में इंसानियत का ज़्यादा दखल नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये शेर व शायरी, मुसव्वरी, सनम तराशी, ये सब फ़नून लतीफ़ा महज बेकार हैं? प्रकाश ने जवाब दिया, महज बेकार नहीं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है कि जब फ़नून लतीफ़ा के वजूद का बायस औरत है तो ये बेकार कैसे हुए? असल बात यह है कि इनके वजूद का बायस खुद औरत नहीं है, बल्कि मर्द की औरत के मुताल्लिक हद से बढ़ी हुई खुशफहमी है। मर्द जब औरत के मुतालिक सोचता है तो और सब कुछ भूल जाता है। वो उसे खूबसूरत से खूबसूरत रूप में देखना चाहता है। वो औरत को औरत नहीं समझना चाहता। औरत को औरत समझने से उसके जज्बातों को ठेस पहुंचती है। विदेशी ममालिकों में जहां औरतें फ़ैशन की दिलदादा हैं, उनसे जाकर पूछो कि उनके जूतों, उनके बालों, उनके कपड़ों के नित नए डिज़ाइन कौन ईजाद करता है। प्रकाश चौधरी ने अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में प्रकाश के तमाचा मारा और कहा, तुम बहक गए हो यार। जूतों के डिज़ाइन कौन करता है? सांड जब गाय के पास जाता है तो उसे लवेंडर लगाना नहीं पड़ता। यहाँ बात हो रही है लड़कों और लड़कियों के वही रुमान कामयाब होते हैं जो शरीफाना खतूत पर शुरू हो। प्रकाश के होठों के कोने तन से सिकुड़ गए। चौधरी साहब क़िबला, आप बिल्कुल बकवास करते हैं। शराफत को रखिए अपनी सिगरेट के डिब्बे में और ईमान से कहिए, वो लौंडिया जिसके लिए आप पूरे 1 बरस तक अपने रुमालों पर बेहतरीन से बेहतरीन लवेंडर लगा के स्कीमें बनाते रहे थे, क्या वो आपको मिल गई थी? चौधरी ने खिसियाना होकर जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करती थी। किससे? एक फेरी वाले बजाज से, जिसे ना तो गालिब के शेर याद थे ना चंद्रशेखर के अफसाने। और वो आपके मुकाबले लवेंडर लगे रुमाल से नहीं, अपने गंदे तहमत से नाक साफ करता था। मुझे अच्छे से याद है चौधरी साहब क़िबला, और बहुत मेहनत से उसे ख़त लिखा करते थे। उन ख़तों में आपने आसमान के तमाम तारे तोड़कर चिपका दिए थे, चांद की सारी चांदनी समेट कर फैला दी थी। लेकिन उस फेरी वाले बजाज ने आपकी लौंडिया को, जिसकी जहनी रिफत के आप गीत गाया करते थे, जिसकी नफासत पसंद तबीयत पर आप भर मिटे थे, एक आंख मार कर अपनी थानों की गठरी में डाला था और चलता बना था। इसका कोई जवाब है आपके पास? चौधरी मिनमिनाया, मेरा ख्याल है जिन खतूत पर मैं चल रहा था वो गलत थे। उसका नफ्सियाती मुतल्ला भी जो मैंने किया था वो भी नादुरुस्त था। चौधरी साहब क़िबला, जिन खतूत पर आप चल रहे थे यकीनन गलत थे। उसका नफ्सियाती मुताला भी जो आपने किया था वो भी नादुरुस्त था।
और जो कुछ आप अभी कहने जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। नोटबुक निकालिए और लिख लीजिए कि 100 में से 100 मक्खियां शहद की तरफ आएंगी और 100 में से 99 लड़कियां भोंडेपन से माइल होंगी। प्रकाश के लहजे में एक ऐसा तंज था जिसका रुख चौधरी की तरफ इतना नहीं था जितना खुद उसकी अपनी तरफ। चौधरी ने अपने सिर को जुम्बिश दी और कहा, तुम्हारा फलसफा तो मैं नहीं समझ सकता। अरे कोशिश करो और समझो, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। किस्सा ये है कि तुमने एक आसान बात को मुश्किल बना दिया है। तुम आर्टिस्ट हो। नोटबुक निकालो और ये भी लिख लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं। मुझे बहुत तरस आता है उन पर। कमबख्तों के खुलूस में भी, कमबख्तों की बेवकूफ़ी में भी खुलूस होता है। दुनिया भर के मसले हल कर देंगे, लेकिन जहां एक औरत से मुठभेड़ होगी, जाने किस चक्कर में फंस जाएंगे। एक गज खड़ी दूर औरत तक पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट कटाएंगे और वहां पहुंचकर सोचेंगे कि भाई वो औरत गायब कहां हो गई। चौधरी साहब किबला, निकालिए अपनी नोटबुक और लिखिए कि आप अव्वल दर्जे के चौहद हैं। मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि प्रकाश दानिस्तन चौधरी को आईना बनाकर खुद अपनी शक्ल देख रहा है और खुद को गालियां दे रहा है। मैंने उससे कहा, प्रकाश ऐसा लग रहा है कि तुम चौधरी को नहीं अपने आप को गालियां दे रहे हो। उसने खिलाफ तवक्को जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। यानी कि मैं भी जब 2 और 2 4 होते हैं तो खुश नहीं होता। मैं भी चौधरी साहब किबला की तरह कंपनी बाग में औरत से मिलकर फ्रंटियर से पेशावर जाता हूँ और वहाँ आंखें मल कर देखता हूँ कि वो औरत ओझल कहाँ हो गई। चौधरी साहब किबला, हाथ मिलाइए, हम दोनों फिसड्डी घोड़े हैं। इस रेस में सिर्फ वही कामयाब हो सकता है जिसके जहन में सिर्फ एक चीज़ हो कि उसे दौड़ना है, ना कि ये कि वो काम और वक्त के सवाल का हल निकालने बैठ जाए कि इतने कदमों में इतना फासला इतने वक्त में तय होगा, तो इतने कदमों में कितना फासला कितने वक्त में तय होगा। इश्क ना ज्योमेट्री है ना अलजेब्रा, बस बकवास है, बकवास। और इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास से ही मदद लेनी चाहिए। चौधरी ने उकताए हुए लहजे से कहा, क्या बकवास करते हो यार। तो सुनो, एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, 2 बरस हुए कि उसे एक ज़रूरी काम से चंबा जाना था। 2 रोज़ के बाद उसे डलहौजी लौट आना था और फिर अमृतसर पहुंचना था, मगर वो 3 महीने तक लापता रहा। ना उसने घर खत लिखा ना मुझे। जब वो लौटा तो उसकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि वो 3 महीने तक चंबा में ही था कि वहाँ की एक लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। चौधरी ने पूछा, नाकाम रहा होगा? नहीं, कामयाब रहा। उसे ज़िंदगी में एक ऐसा शानदार तजर्बा हासिल हुआ। वो 3 महीने तक चंबा की सर्दियों में ठिठुरता उस लड़की से इश्क करता रहा। वो हुआ यूँ कि वो वापस डलहौजी लौट आने वाला था कि पहाड़ी की एक पगडंडी पर मेरे दोस्त की एक काफिर जमाल हसीना से मुलाकात हो गई और सारी कायनात सिकुड़ कर उसमें समा गई और वो लड़की फैल कर वसअत इख्तियार कर गई। मेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई थी। चौधरी साहब किबला, सुनिए, 15 दिनों तक मुतवातिर वो गरीब अपनी मोहब्बत को चंबा के यखवस्ता फ़ज़ा में दिल के अंदर दबाए छिप कर दूर दूर से देखता रहा, मगर उसके पास जाकर हम कलाम होने की हिम्मत ना कर सका। हर दिन गुजरने पर वो सोचता कि यार दूरी कितनी अच्छी चीज़ है। ऊपर पहाड़ी पर वो बकरियां चरा रही है, नीचे उसका अपना दिल धड़क रहा है। ज़रा ये शायराना मंजर अपनी आंखों के सामने लाइए और दाद दीजिए। इस पहाड़ी पर आशिक सादिक खड़ा है, उस पहाड़ी पर उसकी सीमी बदन महबूबा, दरमियान में शफाफ पानी का नाला बह रहा है। सुभान अल्लाह, क्या दिलकश नज़ारा है। चौधरी साहब किबला, चौधरी ने उकतावे लहजे से फिर कहा, यार तुम बकवास मत करो, जो वाक़या हुआ वो सुनाओ। तो सुनिए, 15 दिनों तक मेरा दोस्त मोहब्बत के ज़बरदस्त हमले के असरात दूर करने में मसरूफ़ रहा और सोचता रहा कि उसे जल्दी वापस आ जाना चाहिए। इन 15 दिनों में उसने हाथ में कागज़ कलम लेकर तो नहीं, मगर दिमाग ही दिमाग में उस लड़की से अपनी मोहब्बत का कई बार जायज़ा किया। उस लड़की के जिस्म की हर चीज़ उसे पसंद थी, मगर सवाल ये दरपेश था कि उसे हासिल कैसे किया जाए। क्या वो बिना किसी तारुफ के उससे बातें करने लग जाए?
नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे फ़र्ज़ करो अगर वो उसने मुंह फेर लिया और जवाब दिए बगैर वापस चली गई तो? देखो जल्दबाजी कभी बार नहीं होती, लेकिन उससे बात किए बगैर हासिल कैसे किया जाए? हाँ, एक तरीका है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की जाए, उसे अपनी तरफ राग़िब किया जाए। मगर अब राग़िब कैसे किया जाए? हाथ के इशारे से? नहीं नहीं, बिल्कुल पोच बात है। चौधरी साहब क़िबला, 15 दिनों तक हमारा हीरो यही सोचता रहा। 16वें दिन अचानक बावली के पास उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो की दिल की बातें तो खिल गईं, मगर उसकी टांगें कांपने लगीं। जब उसने अपनी टांगों के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया, जब उसे उस लड़की की मुस्कुराहट का ख्याल आया तो उसने अपनी सोच से अपनी टांगें अलग कर दी और उस लड़की की पिंडलियों के बारे में सोचने लगा जो उसे उठी हुई घघरी से दिखाई दी थी। कितनी सुडौल है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उन पर हाथ फेर सकूँ, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता उन पर हाथ फेर सकेगा। इधर वो मुस्कुराती हुई गुजरती रही, इधर हमारा हीरो जवाबी मुस्कुराहट की रिहर्सल करता रहा। 1.25 महीना हो गया, इनकी मोहब्बत होठों पर ही मुस्कुराती रही। एक दिन अचानक उस लड़की ने ही महरे खामोशी तोड़ी और बड़ी अदा के साथ एक सिगरेट मांग लिया। आपने तो सारी टिब्बियाँ उसके हवाले कर दी और सारी रात कंपकपाहट पैदा करने वाले सपने देखते रहे। अगले दिन उन्होंने एक आदमी को डलहौजी भेजा और 15 पैकेट सिगरेट मंगवाकर एक छोटे से लड़के के हाथों अपनी महबूबा तक पहुंचा दिए। अब जब उस लड़की ने वो पैकेट अपनी झोली में डाले तो आपको दूर खड़े खड़े मसर्रत हुई। होते होते वो दिन भी आ गया कि दोनों पास पास बैठकर बातें करने लगे। क्या बातें? चौधरी साहब क़िबला, क्या बातें करता था हमारा हीरो? चौधरी ने फिर उखताए हुए लहजे से कहा, यार मुझे क्या मालूम? अरे मुझे मालूम है। वो घर से निकलते वक्त बातों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर लिया करता था कि मैं उससे ये कहूँगा, मैं उससे वो कहूँगा। वो जब कपड़े धो रही होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाकर उसकी आंखें मींच लूँगा, फिर उसकी बगलों में गुदगुदी करूँगा। लेकिन जब वो उसके पास पहुँचता तो आंखें मींचने और बगलों में गुदगुदी करने के ख्याल से ही उसे शर्म आ जाती। क्या बचपना है। वो कुछ दूर हटकर उसके पास बैठ जाता और भेड़ बकरियों की बातें कर पाता। अब हर रोज़ वो सोचता कि यार कब तक ये भेड़ बकरियाँ उसकी मोहब्बत चरती रहेंगी। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर होने को आए हैं और वो उसके जिस्म को अभी तक हाथ तक नहीं लगा पाया है। वो सोचता था कि वो हाथ लगाए कैसे, किसी बहाने से? नहीं, बहाने से हाथ लगाना बिल्कुल बकवास है। उसकी तरफ से खामोश इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो उसके जिस्म के जिस हिस्से को चाहे हाथ लगा सकता है। अब सवाल था कि खामोश इजाज़त का, कि उसे पता कैसे चलेगा कि उसने खामोश इजाज़त दे दी। चौधरी साहब क़िबला 15 दिन इस सवाल का हल ढूंढते ढूंढते निकल गए। चौधरी खामोश रहा। प्रकाश ने कहना शुरू किया। इस दौरान वो काफ़ी घुल मिल गए थे। दौरान गुफ्तगू हमारे हीरो ने कई दफ़ा अपने ऊंचे ख़ानदान का जिक्र किया, अपने उबाश दोस्तों पर कई लानतें भेजी जो पहाड़ी देहातों में जाकर गरीब लड़कियों को ख़राब कर देते हैं। कभी दबी आवाज़ में, कभी बुलंद बांग में अपनी तारीफ़ की। इन तमाम बातों का असर हमारे हीरो के हक़ में बुरा हुआ। अब वो उस लड़की से अपनी शहवानी ख्वाहिश कैसे जाहिर करता? उस पर जाहिर था कि मामला बहुत ही टेढ़ा और पेचदार है, मगर उसका जज्बा इश्क सलामत था। उसे यकीन था कि एक दिन वो लड़की खुद अपना आप उसको थाली में डालकर दे देगी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन कपड़े धोते धोते उस लड़की ने, जिसके हाथ अभी भी साबुन भरे हुए थे, हमारे हीरो से कहा कि तुम्हारी माचिस ख़त्म हो गई है, मेरी जेब से निकाल दो। जेब ऐन उसकी बाईं छाती के उभार पर थी। हमारा हीरो झेप गया। लड़की ने एक बार फिर कहा, निकाल लो ना। हमारे हीरो ने हिम्मत करके डरते डरते अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और 2 उंगलियां जेब में डाली। माचिस बहुत गहरी नीचे थी। हमारा हीरो घबरा गया। उंगलियां कहीं और ना टकरा जाए, उसने हाथ बाहर खींच लिया और लड़की से कहा, माचिस किसी और दिन निकाल लूँगा।
लड़की ने उसे शरीर नज़रों से देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो को लगा उसने आधा मैदान मार लिया है, बस दूसरा आधा मैदान मारना है और उसकी स्कीम बनाने लगा। प्रकाश ने बोलना बंद कर दिया। चौधरी ने उसकी तरफ देखा। प्रकाश ने सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा, एक दिन सुबह सवेरे वो बावली के इस तरफ बैठा ऊपर उस लड़की को बकरियां चराते हुए देख रहा था। उसकी जेब के उबार के नीचे के माल पर गौर कर रहा था कि बावली के पास एक लारी रुकी। लारी में से एक सिख ड्राइवर बाहर निकला और बावली से पानी पीकर उसने उस लड़की को देखा। मेरे दिल में एक जलन सी पैदा हुई। बावली के मुंडेर पर खड़े होकर उसने उस मोबिल ऑयल से लिथड़े सिख ड्राइवर ने एक बार फिर सावित्री की तरफ देखा और अपना गलीज हाथ उठाकर इशारा किया। मेरे जी में आया कि पास पड़ा पत्थर उस पर लुढ़का दूं। इशारा करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह के इधर उधर रखे और निहायत ही भौंडे लहजे से पुकारा, ओए जानी, मैं सदके आऊं। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। उस सिख ड्राइवर ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। मेरा दिल घुटने लगा। चंद ही मिनटों में वो हरामजादा उसके पास खड़ा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो अगर उसने कोई बदतमीजी की तो वो उसकी छड़ी से ऐसी मरम्मत करेगी कि वो उम्र भर याद रखेगा। मैं उस मरम्मत के बारे में सोच ही रहा था कि वो दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं भागा नीचे बावली की तरफ। वहाँ पहुँचकर मैंने सोचा क्या हिमाकत है और तशवीश कैसी। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो उल्लू का पट्टा दराजदस्ती ना कर बैठे। मैंने तेज़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। जगह जगह खारदार झाड़ियाँ थी जिनको पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता था। मैं बहुत दूर ऊपर निकल आया था मगर वो दोनों कहीं मुझे नज़र नहीं आए। हाँफते हाँफते मैंने अपने सामने वाली झाड़ी को पकड़कर खड़ा होना चाहा कि क्या देखता हूँ। झाड़ियों के पीछे पत्थर पर सावित्री लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर उस खलीस सिख ड्राइवर की दाढ़ी बिखरी हुई थी। मेरे तन के सारे बाल जल गए। 1 करोड़ गालियां उन दोनों के लिए मेरे मन में पैदा हुई। एक लहजे के लिए मैंने सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चुखद हूं। मैं उसी वक्त नीचे उतरा और मैंने लॉरियों के अड्डे की तरफ का रुख किया। प्रकाश के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। कहानी का नाम था चुगत और इसके लेखक हैं सादत हसन मंटो।